हेलो प्यारे बच्चों, ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर और आप लोगों का बिल्कुल स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर इन सिंगल शॉट, इन अ सिंगल शॉट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो डेफिनेटली ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैंने ये देखा है कि एक क्वेश्चन तो कंसिस्टेंट रहता ही है, आता है, बट एक से ज्यादा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं कि एग्जाम में ज्यादा बार आए। तो कहने का मतलब है हम यह एक क्वेश्चन की पर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन करना जरूरी है एग्जाम में, पर यहां हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट चैप्टर का एनालिसिस लेना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सो बिना वक्त को बर्बाद किए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, मैं जरूर आप लोगों को लेके जाऊंगा सीधा अपने लेक्चर पे, सीधा फर्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को लेके जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, क्या क्या चीजों को याद रखना है कि कभी भी कोई मोशन अगर हमें एसएचएम की फॉर्म में दे दे, सिंपल हार्मोनिक में दे दे, तो हमें क्या क्या चीजें याद रखें, कैसे पता चलेगा कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक है, स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहले ये भी एक ऑसिलेशन है, जैसे ऑर्डिनरी ऑसिलेशन होते हैं, बट ऑर्डिनरी ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन स्पेशल ऑसिलेशन है, जितना मर्जी एम्पलीट्यूड बढ़ा लो, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बदलता नहीं है। वो अलग बात है, यहां एम्पलीट्यूड पे एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा करना नहीं, बट मान लो अगर मैंने एम्पलीट्यूड फिक्स कर दिया इतना हो सकता है, तो इतने एम्पलीट्यूड में मैं चाहे यहां तक रखूं ऑब्जेक्ट को, चाहे यहां तक रखूं, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन जो मर्जी करूं, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो स्पेशल चीज सबसे पहले यहां लिख दें, सिंपल हार्मोनिक में अगर हम सबसे पहले यहां देखें तो हम लिख सकते हैं भैया यहां जो अपना टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं यहां से हमारा इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, तो वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ये हमें पता चल गया, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमें पहचान मिल गई। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, ये स्पेशल ऑसिलेशन इसलिए कहलाता है। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम चर्चा करें और चीजों पे, इसमें हम लोगों को कैसे पता चलेगा सर कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन है या क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अगर आप लोगों का कभी भी एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाए, ये किसके इक्वल हो जाए, ये माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाए, कहने का मतलब है आपका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाए माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाए माइनस डिस्प्लेसमेंट के। अपने आप इसका मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स होना जो एक्स के प्रोपोर्शनल है। आप ये भी लिख सकते हो यहां आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाए पोजीशन के। जो माइनस साइन है वो यही दिखा रहा है कि अगर फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी कि अगर फोर्स ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है। 180 डिग्री का यहां फेज डिफरेंस होता है एक्सेलरेशन और पोजीशन का, तो आप बोल सकते हो ये 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे है। पहले से ही लिख देते हैं ये 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे है एक्सेलरेशन और पोजीशन। तो ऐसे में जो कांस्टेंट डाला वो ओमेगा स्क्वायर डाला, इसी को आप अपनी फ्रीक्वेंसी कहते हो। यही हमारी क्या होती है, बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये पहचान है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपके सामने आ जाती है तो वो एसएचएम की इक्वेशन होती है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो आपकी पहचान हो गई एसएचएम की इक्वेशन की। अगर आप इसको, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अगर आप डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो भैया एसएचएम में हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ऐसी जनरल इक्वेशन हमारी एसएचएम की इक्वेशन होती है विदाउट डैम्पिंग, है ना। सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा एसएचएम की कंडीशन हो जाती है। ठीक है ना। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां x की जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, इसलिए आप एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करो तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी दिया जा सकता है। तो यानी कि वहां से इक्वेशन आप लिख सकते हो अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि अल्फा को आप लिख सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी कि जनरल फॉर्म इक्वेशन का यही रहेगा। और ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन होगी, ये जनरल इक्वेशन हो गई हमारी एसएचएम की। यहां से x का जो रिजल्ट होगा, यहां मैं सबसे पहले अगर x में इसका रिजल्ट लिखूं कि सर इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आती क्या है, तो वो हम लिख सकते हैं यहां से जो हमारी x की वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है, x इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारी जनरल इक्वेशन निकल के आती है,
जहां हम a को अपना एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। a का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से। ओमेगा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई दिया है। और फाई का मतलब होता है इनिशियल फेज। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि t इज इक्वल टू 0 पे जब आप देखना स्टार्ट करते हो ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, ये हमें वो बताता है, ठीक है ना। सो ये इसकी जनरल इक्वेशन है। फाई की वैल्यू डिपेंड करती है कि क्या टाइम पे आपको क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल रही है, उससे ये वो निकाली जा सकती है इनिशियल कंडीशन वगैरह से। प्लस अगर आप यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दो तो यहां से आपका वेलोसिटी भी निकल सकता है। आप इसको dx बाई dt भी कह सकते हो। तो यहां से आपका जो वेलोसिटी है उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, dx बाई dt, यानी कि आप लिख सकते हो यहां से a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। ये अपनी सिंपल सी इक्वेशन बन जाती है, वेलोसिटी की एक इक्वेशन हमारी आ जाती है। और यहां से आप देख सकते हो ये जो a ओमेगा होता है इसी को हम v मैक्स भी कहते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या हो सकती है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि cos ओमेगा t प्लस फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है a ओमेगा। आप डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक्सेलरेशन में भी अगर आपसे कोई पूछ ले सर यहां एक्सेलरेशन में भी कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर ए। आप कहोगे सर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। डायरेक्शन तो आपको पता है एक्सेलरेशन और पोजीशन की अपोजिट है। सो आप देख सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसी के साथ साथ एक जरूरी चीज होती है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए। एक इक्वेशन जो वेलोसिटी और पोजीशन को रिलेट करे, वो रिलेशन है v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि आप x की वैल्यू डालो और आपको क्या मिल जाए, आपको वेलोसिटी मिल जाए। तो ये इक्वेशन आपकी जरूरी होती है ना। तो ये जरूरी होती है हमारी वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, जिसको आप बोलते हो दिस इज द इंपॉर्टेंट वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, राइट। ये वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है, ये याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को चैप्टर में थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से ही मैंने आप लोगों को टॉपिक पे यही लेके आया हूं, एसएमचेम कैसा होता है, कैसे दिखाई देता है। अब कुछ केसेस लेते हैं, फंडामेंटल केस, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम को सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। स्प्रिंग मास सिस्टम आप लोगों का कैसा नजर आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहां हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में चर्चा करता हूं। मान लो भैया अपना ये ऑब्जेक्ट है, ये आप देख सकते हो, ये अपना स्प्रिंग है और ये इसके साथ ब्लॉक के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। एल नॉट का मतलब आप लोग बोल सकते हो नेचुरल लेंथ, जो इसको नेचर से मिली है, ये आप इसकी नेचुरल लेंथ कह सकते हो, ठीक है ना। और इस टाइम सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसलिए इस पोजीशन को आप बोलते हो कुछ x इज इक्वल्स टू 0 भी बोल देते हो, और इसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, मीन पोजीशन, जहां सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हों, जहां नेट फोर्स आपके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, इसी को इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन कहते हो। ये पार्टिकल जितना मैक्सिमम इधर और इधर जाता है उसी को आप एम्पलीट्यूड कहते हो, जो अभी आपने पीछे इक्वेशन में पढ़ा भी था कि ये पार्टिकल मैक्सिमम मान लो यहां तक जा रहा है, तो ये हो गया मेरा x इज इक्वल्स टू a। तो मिनिमम आपका या फिर लेफ्ट साइड भी, ये भी मैक्सिमम लोकेशन ही है पर ये लेफ्ट साइड में, तो आप इसको भी मैक्सिमम पोजीशन, इसको भी मैक्सिमम ही कहोगे, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में। तो ये कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम में आप लोग देख सकते हो। स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो आपका क्या लगता है, माइनस के एक्स। किसी एक्स डिस्टेंस पे ले रहा हूं, मान लो आपका ब्लॉक यहां किसी एक्स डिस्टेंस पे था, तो एक्स डिस्टेंस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा माइनस के एक्स लगेगा। यहां से आप लोग लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स था, ए को मैंने यहां एम लिख दिया, सॉरी एम ए को हमने यहां लिख दिया एफ, और ए को लिख दिया माइनस के बाई एम। तो यहां से जो आपका ओमेगा होता है वो रूट के बाई एम होता है। सो यहां जो के होता है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो के हमारा स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, जो भी आपको याद रहे। और इसकी यूनिट आप जानते हो न्यूटन पर मीटर, इसकी एसआई यूनिट होती है। एम मास है, तो जो मास ऑसिलेट कर रहा है वो हमारा एम है, ठीक है ना।
तो यहां से आप देख सकते हो हमारे पास ओमेगा भी आ गया, और अगर आप टाइम पीरियड की बात करोगे तो 2π/ω होगा। ठीक है ना। यहां भी आप वो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन निकाल सकते हो। आप पोजीशन डालो और आपको उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी अब आप जानते हो, मैंने आपको बता दिया है। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा a ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप जानते हो -ω² a, और बाकी वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन हमने पीछे देखा भी हुआ है, तो वहां से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से एक ये बनता है, आप लोगों से कभी कभी इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। किस तरीके के? आप लोगों को बताया जाता है, मान लो ये आपका पार्टिकल है, ये आपका x = 0 है, ये आपकी पोजीशन x = a है, ये आपकी पोजीशन x = -a है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या है? अगर मान लो आप यहां से चालू कर रहे हो, आप आगे जाओगे, पीछे जाओगे और वापस आओगे, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन इसको आप कहते हो। ठीक है ना। और यहां से आगे जाके फिर वापस आके फिर इधर जाके फिर इधर आने के जो टाइम को बोलते हो, इसको कैपिटल T, यानी कि आप इसको बोलते हो टाइम पीरियड, है ना। इसी को आप बोलते हो एक कंप्लीट टाइम पीरियड हो गया। ठीक है। इसके अलावा क्या, अगर आपसे बोले 0 से लेके a तक जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, तो आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। यहां से लेके यहां तक जाने वाले टाइम को T/4, यहां से लेके यहां तक आने वाले को T/4, फिर यहां से पीछे जाने को T/4 और वापस आने को T/4, यानी कि 0 से a तक जाने में T/4 टाइम, यानी कि यहां से यहां जाने में जो आपको टाइम लगेगा वो T/4 लगेगा, और वापस आने में भी जो टाइम लगेगा वो T/4 लगेगा। तो आप 0 से इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक जाओगे T/4 टाइम में, और T आपको पता है 2π/ω, ओमेगा पता है √k/m। ठीक है। पर अगर आप देखो, ये चीज तो बहुत सिंपल है कि ये चलो हमें समझ में आ जाती है, बट अगर मैं आपसे पूछूं यहां से 0 से लेके a/2 तक कितनी देर लगेगी आपको, यहां मैं a/2 तक जाना चाहता हूं, यानी 0 से लेके a/2 में कितना टाइम लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा सर इसको भी इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना है, पर ऐसा नहीं है। पहले हमने इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया, क्योंकि आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, यहां पे आपकी वेलोसिटी 0 और यहां पे 0। तो जो पहले आप देख रहे थे 0, आप मैक्सिमम स्पीड से 0 जा रहे थे, 0 से मैक्सिमम स्पीड से जा रहे थे, तो ये कुछ एक जैसा मोशन था। पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो 0 से a/2 का टाइम T/4 का आधा नहीं होगा। आपको उसके लिए याद रखना पड़ेगा, अगर आप 0 से a/2 जा रहे हो, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, तो आपको टाइम लगता है T/12, और अगर आप a/2 से a जा रहे हो तो टाइम दोबारा से आपको लगता है T/6। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखो, आप इन दोनों को अगर ऐड करके देखोगे तो टोटल टाइम T/4 आएगा, यानी कि यहां से यहां आप जल्दी पहुंच जाओगे और यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगेगा। सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां आपकी स्पीड ज्यादा है, जाते जाते स्पीड कम हो रही है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 0 से a/2 और यहां से a/2 से a सेम डिस्टेंस है, पर अलग टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां से यहां तक स्पीड ज्यादा है, यहां से यहां तक स्पीड कम है, इसलिए T/12 और T/6। आप कहोगे सर अच्छा वापस अगर हम वापस आए a/2 से a से a/2 अगर हम वापस आए तो क्या होगा? तो भी आपका टाइम कितना लगेगा? 6 लगेगा, और अगर आप a/2 से a आओगे तो दोबारा से टाइम आपको T/12 लगेगा। ठीक है ना। सो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। वैसे ही 0 से लेके -a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा बोलो? T/12, -a/2 से a जाने में T/6। तो इसी तरीके से आपका चर्चा चलता रहेगा। सो इस तरीके से आपको टाइम के बारे में चीजें मिल जाएंगी कि आपको टाइम निकालने के लिए भी दे सकता है। सो जैसे अभी हमने पढ़ा, इसको हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम मानते हैं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम है। बट अगर आपका वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम आ जाए तो भी घबराना नहीं है, कि अगर आप बोलोगे सर वर्टिकल आ गया तो क्या करेंगे, तो वर्टिकल में भी सेम चीजें होंगी। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में कुछ अलग नहीं है। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में बस इतना अलग है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ पे नहीं है। यहां नेचुरल लेंथ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे। यहां किसी y0 लेंथ पे आपका mg बैलेंस होगा, तो ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ky0, वो mg को बैलेंस करेगा, तो y0 हो जाता है mg/k। ये सवाल आ जाता है एग्जाम में, k मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहां की क्या इक्विलिब्रियम लेंथ होती है हमारी वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम की, मतलब वर्टिकल सिस्टम में कहां आपके फोर्सेस बैलेंस होते हैं।
यहां आपके फोर्सेस बैलेंस होंगे तो एसएचएम इसी में ऊपर नीचे होगा, जितना आप नीचे जाओगे वो एम्पलीट्यूड कहोगे, जितना ऊपर जाओगे एम्पलीट्यूड कहोगे, तो यहां आपका देख सकते हो एसएचएम होगा, ठीक है ना। सो आप बोलोगे ये हमारा वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है। ओमेगा अगर आप देखो तो कुछ नहीं बदलता, जो हॉरिजॉन्टल में ओमेगा वही है, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला है रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम, स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई मास, जो भी मास है जो ऑसिलेट कर रहा है और ऊपर स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। सो आप लोग कुछ चीजें इस पे एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अगर आप ये स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कुछ याद रखना है। मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, मैं इसको प्लस लिख दूं अगर मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड की बात करूं। आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और यहां ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप देख सकते हो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, पर अगर आप यहां एक्सेलरेशन निकालोगे तो 0 मिलेगा, और यहां पे आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलेगा, यहां पे आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलेगा, एक्सट्रीम्स पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम और मीन पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो ये पूरा स्प्रिंग मास सिस्टम का मैंने बताया है। इसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करनी ही है, ये मैंने जस्ट कुछ फॉर्मुलाज बताए हैं जो यूजफुल हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, प्रीवियस ईयर में भी रिपीटेडली आ रहे हैं। यहां आप लोगों को एक सिंगल डायरेक्शन में कॉम्बिनेशन करने के लिए कहता है और आपको दो एसएचएम की इक्वेशन दे देता है। मान लो आपको दो एसएचएम दे रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी दे सकता है, वाई में भी, तो घबराना मत। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूं, मान लो मुझे ऐसा दे दिया ए साइन, और यहां से दे दिया A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, और दूसरा मुझे क्या दे दिया, ये x1 दे दिया, दूसरा मुझे x2 दे दिया, इसका हमें फॉर्मूला दे दिया A2, और दोनों के लिए मैं x की टर्म में ही लिख लेता हूं, A1 A2 लिखने की, मतलब x1 x2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप x की टर्म में ही दोनों को लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। मैं इसको x1 x2 जैसे लिखा था वैसे लिखा रहने देता हूं, x1 और x2 ये हो गया मेरा साइन ओमेगा टी प्लस φ2, ये हो गया। अगर मान लो ये दो मुझे एसएचएम दे दिए, और अगर आप टोटल निकाल रहे हो इन दोनों एसएचएम का कॉम्बिनेशन x1 प्लस x2, तो आप लोगों को पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप देखो यहां से एक इक्वेशन बनेगी a साइन ओमेगा टी प्लस φ1। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी लग सकती है अगर आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करोगे, पर मैं आपको बोलूंगा कि पूरा सॉल्व नहीं करना है ना, यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करना है। बट आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी मैंने दोनों की सेम ली है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से, कि जब इसको हम रिजल्टेंट लिखेंगे, यहां से कुछ इक्वेशन बनेगी a साइन ओमेगा टी प्लस φ1 प्लस अल्फा या φ2 प्लस अल्फा, जो भी इक्वेशन बनेगी, आपसे जो इक्वेशन में पूछा जाता है वो एम्पलीट्यूड पूछा जाता है। आप लोगों से एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे कि वेक्टर्स में लिखते हैं वही हमें लिखना है। यहां से लिखना है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ। अब इनमें से एक फेस बड़ा होगा एक छोटा, मैं मान लेता हूं अगर φ1 φ2 से बड़ा है तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। वैसे कॉस में फर्क नहीं पड़ता कि कॉस आप φ1 माइनस φ2 लिख रहे हो, तो यहां से आप देख सकते हो φ2 माइनस φ1 लिखोगे तो भी नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो आप देख सकते हो ये हमारा फॉर्मूला आएगा, राइट। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड निकालने का, ठीक है ना। जैसे आपको दो वेव्स दे दी जाए, एक दे दी जाए 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और दूसरी दे दी जाए मान लो 4, है ना, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो आप जब एम्पलीट्यूड निकालोगे तो एम्पलीट्यूड में आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 4, और कॉस ऑफ 60 माइनस 30। आप 30 माइनस 60 करते तो भी आंसर सेम आता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप एम्पलीट्यूड वाले क्वेश्चन कर सकते हो। और ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देगा 3 साइन ओमेगा टी, है ना, और दूसरा दे देगा 4 कॉस ओमेगा टी। तो आप सोचोगे शायद फेस सेम है, पर सेम नहीं है। आप नीचे वाले को पहले कन्वर्ट करोगे, इसको लिखोगे साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इस तरीके से आप लोगों को फेस डिफरेंस 90 डिग्री का मिलेगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के सवाल आ सकते हैं। अगला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्सेस एसएचएम। इसमें भी आप लोगों को सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे देगा आप लोगों को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब एक सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है, आराम से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपको मान लो ये पार्टिकल यहां दिया गया है, और इस पार्टिकल को आप लोगों को ये दिया गया भाई ये पार्टिकल इस तरीके से क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, बट ओमेगा आपका कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है।
अब ये क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी भी जा सकता है। मैं मान रहा हूं ये क्लॉक जा रहा है, ये एंटी क्लॉक भी जा सकता है, क्लॉक भी जा सकता है। और ये एंगल मैं मान लेता हूं t इज इक्वल्स टू 0 पे, जब आपका टाइम 0 था, है ना, जब आपका टाइम 0 था, इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल को आप लिख सकते हो फाई प्लस ओमेगा टी, क्योंकि जो एंगल आपका बढ़ रहा है वो ओमेगा टी है ना। फाई एंगल पहले से था, जो एंगल आपका फर्दर ये वाला एंगल बढ़ा है ये आपका ओमेगा टी है। तो आप देख सकते हो ये टोटल एंगल ये हो जाएगा। सो अगर आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा। अगर आप इसका वाई कंपोनेंट लोगे तो आप लिख सकते हो जो भी आपका रेडियस है, यानी कि जो भी रेडियस है आपका आर, मैं यहां से लिख सकता हूं जो भी हमारा यहां रेडियस है उसको मैंने यहां लिख दिया लेटस से आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ, यहां से आ जाएगा फाई प्लस ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होता, पर अगर आप इसका प्रोजेक्शन ले रहे हो, आप एक तरीके से क्या ले रहे हो, प्रोजेक्शन ले रहे हो, कंपोनेंट ले रहे हो, तो वो एसएचएम में है। सिमिलरली आप एक्स की इक्वेशन लिखना चाहते हो तो साइन में आ जाएगी आर साइन फाई प्लस ओमेगा टी। इस केस में यहां प्लस आया है क्योंकि एंगल टाइम के साथ बढ़ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं नहीं एंगल टाइम के साथ घट रहा है, अगर मैं आपको बोलूं नहीं, दोबारा से अगर आपको कंडीशन दूं यही सर्कुलर मोशन है, पर अगर अब आपका पार्टिकल यहां था t इज इक्वल टू 0 पे, यहां था t इज इक्वल टू 0 पे, यहां था, पर वो ऐसे जा रहा है किसी ओमेगा से, तो आप बोलोगे अब ये एंगल टाइम के साथ कम होगा। अब यहां से जो एंगल है वो टाइम के साथ कम होगा, ओमेगा फाई माइनस ओमेगा टी होगा, वक्त बदलेगा, ये एंगल कम होगा। तो यहां से जो y का फॉर्मूला आ जाएगा वो दोबारा से r cos फाई माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, और x की जगह आप लिखोगे r sin फाई माइनस ओमेगा टी। और अगर आप ध्यान से देखो ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये निकाल सकते हो। जो आपको टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड का मतलब यहां से घूम के वापस आने में, घूम के जब पूरा मोशन करके वापस आओगे जो टी होगा वो हमारा टाइम पीरियड होगा, यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। एनर्जी ऑफ एसएचएम का मतलब है, अब हम यहां काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन कर सकते हैं। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, मैं इसको V से इसको मैं U से लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं देखूं तो सिंपली आप जानते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए मैं लिख सकता हूं, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए लिख सकता हूं सिंपल तरीके से। तो आप बोल सकते हो ये मेरी एनर्जी हो जाएगी, और आप यहां से लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप जानते हो ऐसे, है ना, एक्स को आप लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, आप यहां डाल सकते हो हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह आप डाल सकते हो, वी की जगह हम डाल सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाई, सिर्फ पोजीशन को डिफरेंशिएट करके आया था, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई को डिफरेंशिएट करके आया था। टोटल एनर्जी U प्लस के अगर आप निकालोगे यहां से तो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी हाफ के ए स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से m ओमेगा स्क्वायर को आप k लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ओमेगा स्क्वायर होता है रूट के बाई एम, तो अगर आप k की बात करो तो वो m ओमेगा स्क्वायर ही है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट आ जाएगी। सो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ ग्राफ प्लॉट करोगे, मैं मान लेता हूं फाई 0 के लिए कर रहा हूं, मतलब इनिशियल फेज 0 है, तो अगर आप यहाँ ग्राफ प्लॉट करोगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस अगर आप टाइम का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ आएगा साइन स्क्वायर वाला। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, साइन स्क्वायर वाले ग्राफ की अगर हम बात करें, ये साइन स्क्वायर वाला ग्राफ ऐसा होगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हाफ के ए स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ चलेगा साइन वाला। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये किसके लिए प्लॉट करा है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर आप सोचो सर काइनेटिक एनर्जी भी साथ में प्लॉट कर दो, तो इसका जो ग्राफ है वो कॉस स्क्वायर वाला है, तो कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। तो ये दोनों ग्राफ आप लोगों के लिए मैंने प्लॉट कर दिए। इंपॉर्टेंट बात जो है वो है फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर आप एक्स की इक्वेशन देख रहे थे वो थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई,
बट अगर आप एनर्जी की इक्वेशन देख रहे हो, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो या पोटेंशियल एनर्जी की, चाहे आप काइनेटिक की बात करो, काइनेटिक में भी आपका cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई आता है, और साथ में जो आता है वो आता है हाफ के ए स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, में बाद में लिख दिया हाफ के ए स्क्वायर। तो बट मैं ये दिखाना चाहता हूं यहाँ cos स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। जब आप किसी साइन और cos का स्क्वायर करते हो तो फ्रीक्वेंसी वहां पे आप लोगों की डबल हो जाती है, टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, यानी कि इस फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई है। ये अपने आप को जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है ना। अगर आप साइन का ग्राफ देखोगे तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, साइन का टाइम पीरियड इतना होता है, बट साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। साइन का टाइम पीरियड अगर आप 2 पाई ले रहे हो तो इसका टाइम पीरियड पाई हो जाता है साइन स्क्वायर का। तो इसका मतलब है आप यहां डायरेक्टली कह सकते हो कि यहां जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 टाइम ओमेगा, यानी कि इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम ओमेगा। टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, t/2, इसका टाइम पीरियड भी कितना हो जाएगा, t/2। तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पे सवाल आया हुआ है पहले भी, दोबारा आ सकता है। प्लस अगर मैं यहां से इसके ऊपर ऐसे डाल दूं तो ये मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी को किसी अलग रंग से बनाएं ताकि वो अलग नजर आए आप लोगों को। सो यहां से ये जो एनर्जी बनाई है मैंने ऑरेंज कलर से, ये अपनी एनर्जी कैसी हो जाएगी, टोटल एनर्जी, जो कि कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर। सो ये ग्राफ आप लोगों को आने चाहिए, प्लॉट करने आने चाहिए, फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पे क्वेश्चन आते हैं तो यहां आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। सीरीज में अगर आपके पास स्प्रिंग लगे हुए हैं, ऐसे मान लो अगर आपके पास सीरीज में स्प्रिंग लगे हैं, मान लो ये K1 है, ये K2 है, ऐसे ही आपके पास सो ऑन K3 एंड आगे चलते जा रहे हो, तो यहां से जो K इफेक्टिव निकलता है वो होता है 1/K इफेक्टिव एज 1/K1 प्लस 1/K2, कहां तक चलना है बोलो, 1/Kn तक। ये हमें सीरीज का मिल गया। उसके बाद अगर हम डिस्कशन करें पैरेलल का, तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, पैरेलल की बात करूं, तो अगर मुझे स्प्रिंग पैरेलल में दिए जाएं, अगर मुझे स्प्रिंग पैरेलल में किसी मास के साथ बहुत सारे स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड कर दिए जाए, तो यहां से जो K इफेक्टिव होता है वो होता है K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को कभी कभी ऐसा कनेक्शन भी दिया जाता है जहां एक स्प्रिंग यहां लगा होता है और मास ऐसे लगा होता है और एक स्प्रिंग ऐसे लगा होता है। तो देखने में ये सीरीज लगता है, पर इसका जो रिजल्ट है वो पैरेलल वाला याद रखना है। इसका K इफेक्टिव K1 प्लस K2 होता है, ठीक है ना। स्प्रिंग को कभी कभी वो कट भी कर देता है, तो आप लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है कि अगर कभी स्प्रिंग कट कर दे तो क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ। स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो L0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो मैंने K मान लिया। अगर आप इसको कट कर देते हो, मान लो इसको 2 पार्ट में कट कर देते हो, L1 और L2 में, तो आप यहां से एक लॉ याद रख सकते हो, K टाइम्स L0, ये कांस्टेंट है, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो K1 इंटू L1 इज सेम एज K2 इंटू L2। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, कभी कभी स्प्रिंग को कट करने वाले प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो वहां आप इस चीज को याद रख सकते हो। सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो सिंपल पेंडुलम में भी आप लोगों को सिंपल सा इसका फॉर्मूला याद रखना है, पर इतना याद रखना है सिंपल पेंडुलम SHM में होता है जब थीटा कैसा होगा, वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तभी आप लोगे। यहां से जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई रूट L/G आता है। यहां से जो आपका ओमेगा होता है वो रूट G डिवाइडेड बाई L होता है। ये सिंपल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम को आप लोग अलग अलग जगह ले जा सकते हो। मान लो सिंपल पेंडुलम को आप लिफ्ट में ले जाओ। अगर आप सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में ले जाते हो और लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हो A, तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आ जाता है 2 पाई रूट L डिवाइडेड बाय, अगर ऊपर ले जा रहे हो तो नीचे फोर्स हो जाता है mg प्लस ma, यानी कि एक सूडो फोर्स भी लगता है, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, तो यहां से g प्लस a हो जाता है। अगर आप लिफ्ट नीचे ले जा रहे हो a एक्सेलरेशन से, अगर आप ऊपर ले जा रहे हो अप वाले में, ये है मतलब एक्सेलरेशन ऊपर होना चाहिए, लिफ्ट की डायरेक्शन नहीं, एक्सेलरेशन ऊपर होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन आपका डाउन है तो फिर आपका फॉर्मूला आप समझ गए, यहां से हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2 पाई L डिवाइडेड बाय G माइनस ए। सो ये फॉर्मूला भी हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकंड्स पेंडुलम से, तो सेकंड्स पेंडुलम को भी याद रखना है कि सेकंड पेंडुलम क्या है। सेकंड पेंडुलम का मतलब है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। तो यहां से आप लिख सकते हो टाइम पीरियड 2 सेकंड, इसको लिख सकते हो 2 पाई रूट L बाई G। तो जो यहां G है आप इसको अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ये 9.8 9.9 के पास आ जाता है। तो यहां से जो इसकी लेंथ आती है वो 1 मीटर आती है। सो आप इसको सेकंड्स पेंडुलम भी लिख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो पेंडुलम से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं।
कंपाउंड पेंडुलम की अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, कोई आर्बिट्री सी शेप का ऑब्जेक्ट ले लेगा जिसको वो बोलेगा यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम रोटेट करा रहे हैं, तो वो बोलेगा मान लो आपने कोई एंगल ले रखा है थीटा, तो आप लोगों से बोलेगा यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कुछ लेट अस से आर, ये डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया आर, या फिर आप एल भी लिख सकते हो, आपको अगर इसको थोड़ा इजी रखना है तो आप इस डिस्टेंस को ले लो लेंथ की तरह एल ले लो, है ना। और यहां से एक टॉर्क लगता है, तो यानी कि यहां से जो टॉर्क होता है वो लिखता है आई अल्फा, और वो टॉर्क लगता है mgl साइन थीटा, और थीटा छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। तो यहां से अल्फा आता है माइनस mgl डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा, और ये जो पूरा फैक्टर है इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ओमेगा स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा mgl डिवाइडेड बाई आई। तो आप देख सकते हो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो यहां से अगर आप ओमेगा निकालोगे तो यहां से आ जाएगा रूट mgl डिवाइडेड बाई आई, और टाइम पीरियड की बात करोगे तो 2 पाई बाय ओमेगा आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें यू शेप ट्यूब में आप लोगों से एसएचएम पूछ लेता है कि भैया एक यू शेप्ड ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड एसएचएम कर रहा है, तो बताओ क्या होगा। तो इसमें सिंपली आप याद रखना लिक्विड को एक दोनों को एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाओ, मान लो ये लिक्विड की हाइट यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है 2y, मतलब आपने लिक्विड को थोड़ा सा ऊपर ले गए यहां से, एक बेसिकली पहले लिक्विड का लेवल दोनों जगह यहां होगा, तो आप लिक्विड को यहां ले गए, तो यहां से जो डिफरेंस आया ये कितना आ गया 2y, ये अपर लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया लिक्विड का। अब ये लिक्विड ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। सो आप लोगों को यहां लिखना होता है जो भी आपका ये एक्स्ट्रा वेट है, इसका एक्स्ट्रा वेट निकालना होता है, इसका जो वेट आएगा वो आएगा आपका कितना 2y, इसकी लेंथ इनटू एरिया, ये हो गया आपका वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और इसी को इक्वेट करना होता है मास इनटू एक्सेलरेशन से। एक नेगेटिव साइन जरूर मैं लगा दिया करता हूं, वो नेगेटिव साइन का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है बेटा ये याद रखना, ये फाइनल हाइट है, इधर का एम्पलीट्यूड हो गया, ये इधर हो गया, लिक्विड का एक हाइट यहां हो गया, एक लेवल यहां पहुंच गया, इनिशियल लेवल दोनों सामने होंगे पर बाद में ये लेवल हो गया, इनका डिफरेंस 2y है। सो यहां से अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो आ जाएगा -2a रो जी डिवाइडेड बाई m इंटू वाई। सो यहां से जो आपका ओमेगा स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2a रो जी डिवाइडेड बाई m। तो यहां से आप ओमेगा और टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड निकालना है तो फिर आप क्या डाल दोगे 2 पाई बाय ओमेगा। सो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको करनी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एसएचएम इनसाइड द अर्थ टनल। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हम अर्थ को एक टनल मान लेते हैं, अर्थ के अंदर एक टनल मान लेते हैं, अर्थ को नहीं बट अर्थ के अंदर एक टनल मान ली, मान लो ये मेरा रेडियस है, यहां से हमने ये पूरी टनल मान ली, तो यहां से भी एसएचएम होता है। अगर हम किसी पार्टिकल को यहां से ड्रॉप करेंगे वो इधर जाएगा एसएचएम करेगा। एसएचएम की इक्वेशन कैसे पता चली मुझे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस डिस्टेंस को यहां से लेके आर ले लूं तो यहां से जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आपने पढ़ा है विद द डेप्थ वाला वेरिएशन, सेंटर से डिस्टेंस आर ले रहा हूं, यहां से डिस्टेंस डेप्थ कहलाता है, बट मैं सेंटर से डिस्टेंस ले रहा हूं तो इसका फॉर्मूला होता है g इंटू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये मैं रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन ले रहा हूं क्योंकि पार्टिकल को यहां रखूंगा तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगा, पार्टिकल को यहां रखूंगा तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगेगा। सो यहां से जो आपका ओमेगा का फॉर्मूला, सबसे पहले मैं यहां अगर ओमेगा का फॉर्मूला निकालूं तो आप लोग लिख सकते हो ओमेगा इज रूट ओवर, अगर आप ध्यान से देखोगे g डिवाइडेड बाई आर, यहां r मेरा डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है ना। सो x की जगह यहां r है, तो अगर आप टाइम पीरियड निकाल रहे हो तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई r बाय g आएगा। अब आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, इसमें टनल में आपको टनल ऐसे भी दे सकता है, हो सकता है टनल आपको ऐसे दे दे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ेगा इसका एम्पलीट्यूड अलग हो जाएगा। पहले वाली टनल में एम्पलीट्यूड रेडियस ऑफ अर्थ होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड अलग होगा, पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही है, तो यहां से लेके यहां जाके यहां के वापस आने में जो टाइम लगेगा वो सेम है। टाइम पीरियड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि टाइम पीरियड अभी भी कितना रहेगा 2 पाई रूट आर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग यहां लेक्चर को खत्म करते हैं। तो काफी सारी मेजर चीजें जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में आ सकती है
वो मैंने इसमें कवर कर ली है। सो बस आप लोगों को क्या करना है, इन चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। और मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे चैप्टर्स होते हैं, आप लोगों को कभी डाइपोल की भी आप लोगों को पता है टॉर्क लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो वहां से भी एसएचएम होता है। या फिर दो मासेस के बीच में एक मास रख के उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, वहां भी एसएचएम होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इन चैप्टर मिल जाते हैं। तो बस बेसिक कंडीशंस याद रखो और आपके फॉर्मूलास याद रखो, तो मुझे लगता है आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है। सो बस मैं आप लोगों को यहीं तक समझा सकता हूं इसको। आगे का काम आपका है, क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, बस आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। एक रिकैप मिल गया होगा आपको अच्छे तरीके से, और आई होप आप लोगों को मजा भी आया होगा और आपने काफी चीजें सीखी भी होंगी। सो बस अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, अगले लेक्चर में मिलूंगा दोबारा से, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सामने टॉपिक डिस्कस करूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।